चलो, हेलो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करें लेक्चर। बताओ तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था? यस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपके जो सेकेंड ग्रुप की पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपने ग्रुप्स के बाकी एलिमेंट्स से डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्यों है उसके रीजन हमने देखे थे, ठीक है, जिसमें रीजन क्या क्या आता था? पहला तो कि उसकी एटॉमिक साइज बहुत छोटी है, बाकी सब उसके ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओ उन सब की कंपैरिजन में इनकी एटॉमिक साइज कैसी है? बहुत छोटी, ठीक है। प्लस दूसरा क्या हो रहा है कि उनका चार्ज पर रेडियस का जो रेशियो आ रहा है वो बहुत बड़ा है। अगर वो बड़ा आ रहा है दैट मीन्स अगर वो 7 से बड़ा है दैट मीन्स वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दो एलिमेंट आपके थे वो तो मेटेलिक, जो आपके अल्कलाइन मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो तो कैसी है? एक्सट्रीम लेफ्ट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ जो है वो कैसे है? मेटल्स, तो वो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखा रहा है, ठीक है। तो वो एक अलग था। फिर कि आपके यहाँ पे जो पहले एलिमेंट्स है सारे, उन सबके पास 4 ऑर्बिटल्स है, एक s और 3 p, ठीक है। तो उनके पास कोवेलेंट बनाने की जो लिमिटेशन आ जाती है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उनके पास d ऑर्बिटल आती है। d ऑर्बिटल होने की वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं? 4 से ज्यादा वैलेंसीज वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये जो p ऑर्बिटल उनके पास होती है, तो p ऑर्बिटल वैसे होती सबके पास है, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप सबके पास होती है। लेकिन आपकी सेकेंड पीरियड के जो भी ग्रुप एलिमेंट्स हैं उन सब में क्या होता था कि उनकी जो p ऑर्बिटल है p पाई बॉन्ड बना रही है, यानी कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है, जो दूसरे एलिमेंट्स नहीं बना सकते। तो ये हमने उनके डिफरेंस देखे थे, ठीक है। अभी ये समझ लो हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, नियरली लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो सबसे लास्ट थ्योरी जो है हमारी वो क्या है कि हमने सब कुछ देख लिया। पहले ये देख लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की वो कैसी है, ठीक है, क्या क्या पीरियोडिसिटी है उसमें। फिर उसमें हमने ये देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें क्या क्या पीरियोडिसिटी है, यानी हमको ये पता चल गया कि कौन सा पोर्शन है वो ज्यादा नेगेटिव है, कौन सा पोर्शन ज्यादा पॉजिटिव है, कहाँ पे मेटल्स है, कहाँ पे नॉन मेटल्स है। अभी उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके अब करना क्या चाहते हैं हम? एलिमेंट्स के साथ करते क्या है? तो एलिमेंट्स यूज होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। एलिमेंट्स कहाँ पे यूज होते हैं? अब जो भी रिएक्शन देखोगे, आप कोई भी कंपाउंड देखो, सब बना किससे होता है? कोई ना कोई एलिमेंट से, है ना। आपकी हवा में क्या है? एलिमेंट्स। ये बोर्ड किससे बना होगा? किसी ना किसी एलिमेंट से। ये चॉक किससे बना होगा? किसी ना किसी एलिमेंट से। ये वॉच किससे बनी होगी? किसी ना किसी एलिमेंट से। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं हर एक चीज में आपके एलिमेंट्स हाजिर है, तो उनकी रिएक्शंस होती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये पीरियोडिक टेबल की जो हमारी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको यूज करके हमें उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में क्या पता चला? हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के बारे में क्या पता चला? तो वो देखते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। चलो, किसकी बात कर रहे हैं हम? पीरियोडिक ट्रेंड्स और केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी किसकी होगी? एलिमेंट्स की, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हो एटॉमिक साइज बढ़ती है, ऊपर से नीचे आते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? कम होगी ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, दोनों एक दूसरे से उल्टा है।
जो है वो यहाँ से यहाँ डिक्रीज होती है, यहाँ इंक्रीज होती है। तो ये दोनों उल्टे है, तो आपकी एटॉमिक साइज अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। फिर हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ जाओ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, सॉरी इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, कैसी होगी, मोर नेगेटिव। ठीक है, ऊपर से नीचे भी वही होगा, क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे से ऊपर इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नीचे से ऊपर इंक्रीज होगी आपकी, है ना। तो इतना सब अपने पीरियोडिक टेबल में देख लिया है। तो इसका हम कंक्लूजन केमिकल रिएक्टिविटी में क्या निकालेंगे, इन ट्रेंड का कंक्लूजन हम केमिकल रिएक्टिविटी में क्या निकालेंगे। तो क्या होता है कि आप ये एक्सट्रीम लेफ्ट देखो, मतलब कि सबसे पहला का ग्रुप जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, इन सब की बात करें अगर इस ग्रुप की, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, लीस्ट, बहुत ही कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, यानी कि ये आसानी से क्या कर देगा, खुद का केटायन बना के इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये इजीली क्या कर देगा, खुद का केटायन बना के इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और एक्सट्रीम राइट में जाओ, एक्सट्रीम राइट में यहां पे आओ, यहां 17 ग्रुप देखो, क्योंकि 18 हमारा नोबेल ग्रुप है, नोबेल के ऊपर में जाना ही नहीं, नोबेल बेसिस के ऊपर यहाँ कौन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, अभी देख बताया, सबसे ज्यादा नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये क्या करेगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इजीली खुद पकड़ लेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, तो वो इतनी एनर्जी उसमें से रिलीज हो सकती है, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल हो जाए। इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, सॉरी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी बहुत सारी रिलीज हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, इसके पास इसकी ऑर्बिटल में स्टेबल हो जाएगा, तो हमें आसानी से क्या मिल जाएगा, एनायन। समझ रहे हो, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दूर होने दे रहा है क्योंकि उसकी एंथैल्पी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन इजीली दूर हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा मतलब उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा, अंदर जुड़ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये कैटायन और एनायन देते हैं, और इसकी वजह से ये दोनों ही कैसे होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों ही कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, वो हम बाद में देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन दूर होता है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन मिलता है तो रिडक्शन, वो हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक का लुकआउट नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर करता है और कैटायन बनाता है, ये कैसा होता है, मेटालिक, ये मेटालिक है, यहां से यहां जाओगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये कैसा है, नॉन मेटालिक, कैसा है, नॉन मेटालिक, ठीक है। तो ये मेटालिक और नॉन मेटालिक का हमने रिलेशन किसके साथ किया, जो इलेक्ट्रॉन गवाता है और यानी कि जो कैटायन बनता है वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन जिसको मिलता है यानी कि एनायन बनाता है वो नॉन मेटल, ठीक है। अभी इन दोनों की रिएक्टिविटी मैंने कहा कि कैसी है, बहुत ही हाई है, दोनों कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव ग्रुप्स है, ठीक है। ये भी हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, ये भी हाईली रिएक्टिव ग्रुप है,
ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी है, इसके पास सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसका रिलेशन हम केमिकल रिएक्शंस के साथ कैसे कर सकते हैं? तो मोस्टली किसी भी रिएक्टिविटी आपको चेक करनी तो हम हैलोजन और ऑक्सीजन के साथ चेक करते हैं, हैलोजन हाइड्रोजन आइडर ऑक्सीजन के साथ। इधर क्या है, हैलोजन तो हमारा ऑलरेडी हैलोजन ग्रुप दिया हुआ है, तो हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी चेक करते हैं, यानी कि उनके ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो अगर ये ऑक्साइड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बनेगा, -2। यानी कि ये मैंने सिखाया था, याद है 2 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, इसका ऑक्साइड कैसा बनेगा, ऐसे N2O। ठीक है, ये क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट, पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन। अभी एक्सट्रीम राइट पोर्शन देखो, एक्सट्रीम राइट पोर्शन, इसके जो ऑक्साइड बनेंगे, हमने पिछले नहीं उसके अगले लेक्चर में किया था, याद करो, सबके ऑक्साइड बनाए थे, इसका कुछ ऐसा बना था, है ना। और बीच के जो मेटल्स, अच्छा इसके ऑक्साइड और उसके ऑक्साइड में क्या फर्क है, तो जब भी मेटल्स के साथ ऑक्साइड बनेंगे, मेटल्स के साथ ऑक्साइड बनेंगे, ये कैसे होंगे, बेसिक, ये कैसे होंगे नेचर में, बेसिक। इसके जब आप सॉल्वेंट बनाओगे, इन ऑक्साइड के जब आप सॉल्वेंट बनाओगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, समझ रहे हो। जब भी इनका आप सॉल्यूशन बनाओगे पानी के साथ तो वो बेसिक सॉल्यूशन देगा। तो जिनकी हम ये कह सकते हैं कि आइदर जो मेटल है, सबसे पहले कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है, या फिर जो मेटल है, या फिर जो कैटायंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, उनके जब आप ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, बेसिक। अब एक्सट्रीम राइट के लिए हम क्या कह सकते हैं, सब कुछ उससे उल्टा है। एक्सट्रीम राइट के लिए क्या होगा कि या तो जो एक्सट्रीम राइट में है, या तो जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन जो मिलके जो एनायन बनाते हैं, ठीक है, या फिर जो नॉन मेटालिक है, उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक। यानी कि जब इसको इन ऑक्साइड को, ये अभी सॉलिड होते हैं, लेकिन इनको जब आप पानी में मिलाओगे, पानी में डिसॉल्व करोगे, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन अपने कैसे बनाते हैं, ये बेसिक बनाते हैं, ये एसिडिक बनाता है। अभी बचे बीच के एलिमेंट, तो जो बीच में एलिमेंट है वो 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ एलिमेंट्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या CO2, या NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, या NO2, ये सब जो है ये ना ही बेसिक है ना ही एसिडिक है, ये कैसे है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब ये है कि जिसकी चाहे एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाओ, चाहे बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाओ, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल है, ना ही कभी एसिड बनेगा ना ही कभी बेस बनेगा। ठीक है, वो कैसा रहेगा, ऐसे ही न्यूट्रल। ठीक है, और कुछ कंपाउंड कैसे होते हैं, एम्फोथेटिक। कैसे होते हैं, एम्फोथेटिक। एम्फोथेटिक मतलब जैसे कि ये Na2O3 हो गया या H2O3 हो गया, इनको हम बोलते हैं एम्फोथेटिक। एम्फोथेटिक क्या होता है, एम्फोथेटिक की रिएक्शन अगर आप बेसिक सॉल्यूशन से करवाओ तो वो एसिडिक जैसा बिहेव करते हैं, अगर उनकी रिएक्शन आप एसिडिक से करवाओ तो वो कैसा, मतलब वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक भी होती है और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक भी होती है और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। ठीक है, दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर बेसिक के साथ वो रिएक्शन करेंगे तो वो एसिडिक जैसे बिहेव करेंगे, अगर वो एसिडिक के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेसिक की तरह बिहेव करेंगे। समझ रहे हो, ये हमने क्या किया, हमने देखा कि आपका एक्सट्रीम लेफ्ट जो है वो कैसे रिएक्ट करता है एक्सट्रीम
क्या फर्क पड़ता है, किसका, ऑक्सीडेशन का। अभी अगर हमें प्रूव करना है एसिडिक और बेसिक, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सी आपको एग्जांपल नंबर 3.3 दिया गया है, लिख लो पहले, चलो फिर मिटा दें। चलो एग्जाम्पल नंबर 3.10, क्या दिया है आपको, पूछा है कि शो बाय केमिकल रिएक्शन, शो बाय केमिकल रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करके दिखाओ कि आपका N2O सोडियम ऑक्साइड वो बेसिक है और क्लोरीन ऑक्साइड यानी Cl2O7 वो एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्या करना है, Na2O and Cl2O7 इन दोनों की हमें पानी के साथ रिएक्शन करनी है और दिखाना है कि एक एसिडिक है और दूसरा बेसिक है। तो इसका करो पानी के साथ रिएक्शन, तो क्या होगा, क्या होगा, सी Na प्लस 2O माइनस 2H प्लस, यहाँ पे किसका ऐसा है H प्लस OH माइनस, है ना। तो ये कैसे बनाएगा कि ये आपका सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनेगा, दो है, दो हाइड्रोजन है, तो क्या बनाएगा NaOH Na, और ये दोनों OH क्या हो जाएगा 2 NaOH, ठीक है। सॉरी, दो ऑक्सीजन होता है, दो ऑक्सीजन है -2 वाले और दो हाइड्रोजन है प्लस वाले, है ना। तो ये दोनों मिलके क्या बना, दो सोडियम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया +2 +2 +4 -2 -2 -4, टोटल क्या हो जाएगा 2 NaOH। मैं आपको पता है NaOH कैसा है नेचर में, बेसिक, यानी कि जब हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करी हमने हमारी Na2O की सोडियम ऑक्साइड की, तो सॉल्यूशन के साथ मिला बेसिक। अभी इसकी करो रिएक्शन, तो क्या हो रहा है Cl2, हमने इसका चार्ज क्या लिया है +7, ठीक है। तो दो Cl+7 वाले 7 + 8 ऑक्सीजन -2 वाले और दो हाइड्रोजन +2 वाले, तो ये हो गया 14 +2 +16 और ये 8 × -16, तो हम क्या करेंगे 2 HClO4, देखो 2 2 है यानी 1 1 4 हो जाएगा ना, तो 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 4 ऑक्सीजन और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इसी के भी साथ ये कैसे होगा H प्लस, इसको अगर बदल करोगे तो ऐसे होगा Cl O4 क्योंकि ये +7 है और यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। ये क्या होगा +7, ये -2 × 8, तो +7 माइनस सॉरी -2 × 4 -8, तो -1 बचा, इसलिए इसके ऊपर माइनस आया। तो जब भी कोई सॉल्यूशन H प्लस देता है तो कैसा होता है एसिडिक, और इसको अलग करोगे तो ऐसे होगा Na OH माइनस, तो जब OH माइनस अलग होता है तो कैसा होता है बेसिक सॉल्यूशन, यानी और जब H प्लस अलग होता है तो कैसा होता है एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, लिख लो। अभी ये तो हमने देखा एक्सट्रीम लेफ्ट यानी s ऑर्बिट, एक्सट्रीम राइट यानी p ऑर्बिट। तो आपके जो d ब्लॉक और f ब्लॉक एलिमेंट है उनका क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आपके एटॉमिक साइज में d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल में उतना फर्क नहीं पड़ता है, उसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वगैरह में उतना ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। यानी जितनी स्ट्रांगली ये एंड और ये एंड रिएक्ट करता है उतना स्ट्रांगली वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। प्लस क्या होगा कि
मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, वो भी हमको यहाँ भी यही हम स्पेसिफिक कर सकते हैं, ये तो मेटल ही है, ये तो नॉन मेटल ही है। बीच में तो क्या है, बीच में क्या हो रहा है, कुछ मेटलॉइड्स है, यानी कि मेटल में से नॉन मेटल का ट्रांजिशन होते जा रहा है। बीच में जो ना ही स्पेसिफिक ज्यादा मेटल्स है, ना ही स्पेसिफिक ज्यादा नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो उनकी जो हमें रिएक्शन करनी है डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, वो भी इसमें हमने नहीं कंसीडर की है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा हमारी इनकी है एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, किसके लिए, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाने में, क्योंकि ये सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या ये कह सकते हैं कि ये मेटल्स है, वो नॉन मेटल्स है, या ये कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, वो एक्सट्रीम राइट है, कोई भी रीजन आप बोल सकते हो, सबका कारण एक ही हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। क्या देखा हमने चैप्टर नंबर 3 में? सबसे पहले ये देखा कि आपके जो पीरियोडिक टर्म्स ट्रेंड्स है सारे, ठीक है, वो पहले ही लिख लो, चलो फिर बताती हूँ मैं। पहले हमने ये देखा कि आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसको आपको लिख लिया ना, आपको बताया आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। एलिमेंट्स को हमें क्यों ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ा, पहले वो देखा। उसके बाद क्या देखा था कि अलग अलग एलिमेंट्स, जेनेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, कि कैसे कैसे कुछ साइंटिस्ट ने अपने पहले ट्रायड्स का रूल आया, फिर ऑक्टेट रूल आया, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्लॉट किया था एटॉमिक रेडियस के सामने दूसरे फिजिकल क्वालिटीज, सॉरी एटॉमिक मास के सामने। फिर मेंडेलीव आया, मेंडेलीव ने क्या किया, अपना एक दिया टेबल, मेंडेलीव का पीरियोडिक, मेंडेलीव का उसने क्या दिया, टेबल दिया, उस मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किए थे, उनके मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर मास का दिया था। और उसने हमें जो फर्स्ट पीरियोडिक रूल दिया था, प्रिंसिपल दिया था, वो भी वही था किसके, कि आपका जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक मास का। लेकिन फिर पता चला कि जब हमें पता चले कि देयर आर सब एटॉमिक एलिमेंट्स, यानी कि एटम ही सबसे छोटा नहीं, आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, तब जब हमें पता चला कि एक्चुअली एटॉमिक मास करके भी कोई चीज है z, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर करके भी कोई चीज है z प्रोटॉन्स, ठीक है। फिर पता क्या चला कि आप अगर पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाओगे तो और भी ज्यादा अच्छा बनेगा, और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनेगा। तो जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था उसको इंप्रूव करके क्या बना दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर हमने देखा, क्या देखा उसमें, एलिमेंट्स कहाँ तक है हमारे, वो देखे 114 या 18 तक हमने एलिमेंट्स उसमें दिए गए हैं, ठीक है। फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखे, फिर उसको हमने डिवाइड किया कि ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप्स किसको बोलते हैं, कि ये जो आपके वर्टिकली जो एलिमेंट्स अरेंज है उनको क्या बोलेंगे, ग्रुप। हॉरिजॉन्टली जो अरेंज है उनको क्या बोलेंगे, पीरियड। ओके, फिर हमने वो ग्रुप और पीरियड के हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखे कि यहाँ से यहाँ जाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में ऐड होता है, यहाँ से यहाँ जाते हो तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है, इसका ns1 रहेगा, तो सब वही है, यहाँ से n चेंज होगा 1 2 3 4 5 6, इधर जाओगे तो ns1 के बाद ns2, यहाँ पे n वही का वही रहेगा, फिर ns2 np1 np2 np3 np6 तक वो देखा। फिर हमने क्या देखा कि उसकी सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, उसके हमें कुछ फैशन यानी कुछ ट्रेंड मिल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड है वो फॉलो कर रहे हैं, हमारे पीरियड और ग्रुप है वो, तो हमने वो देखे। पहले एस पी और डी एफ ऐसे 4 ब्लॉक्स देखे हमने, ठीक है। फिर उनके ट्रेंड्स देखे, फिजिकल ट्रेंड देखे, फिजिकल ट्रेंड के बाद केमिकल ट्रेंड देखे, और अभी लास्ट में आज क्या देखा हमने कि ये सारे फिजिकल और केमिकल ट्रेंड की मदद से अब केमिकल रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल की है वो कैसे रिलेट कर सकते हो। केमिकल रिएक्टिविटी के लिए हमने एग्जांपल किसका लिया, ऑक्सीजन का, कि सब ऑक्साइड किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा
चैप्टर। क्या नाम था चैप्टर का, भूल गए क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन भी कर लिया एलिमेंट्स का और पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज भी देख ली। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करवाए। हम लोग पे क्या करोगे, 2 टाइम्स लिखने वाले हो। एक्सरसाइज अच्छे से घर पे पूरी जो है वो एक्सरसाइज आप चेक करोगे, क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, जब भी हमारा डाउट सॉल्यूशन का लेक्चर होगा तब आई विल एक्सपेक्ट ईच वन वुड भी नहीं, शुड हैव एटलीस्ट 1 डाउट। एक डाउट तो होना चाहिए ना पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलो तो अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करो। जितने भी वीडियोस आए हैं ऐसा हो तो वापस से सारे देखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, ताकि दूसरी बार मुझे भी पता है बार बार वीडियो देखना पसंद नहीं होता है, किसी की आवाज़ इतनी देर सुनना पसंद नहीं होता है। मत सुनो, नोट्स अच्छे से बना लो ताकि दूसरी बार चैप्टर रिफर करना हो तो उसी नोट को रिवाइज कर लो। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे चैप्टर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट और नए चैप्टर के साथ।